नमस्कार, द वीक ऑफ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या रही इस हफ्ते की प्रमुख राजनीतिक झलकियां। केंद्रीय गृह मंत्री और मध्य प्रदेश के चुनावी रण के चाणक्य अमित शाह सियासत में एक नई बहस छेड़ करके गए हैं। बीजेपी सरकार के 18 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करने के साथ साथ अमित शाह कांग्रेस को बीजेपी सरकार के इन 18 सालों की तुलना कांग्रेस के 53 साल की सरकारों से करने का चैलेंज भी दे गए। शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन सन 1956 में हुआ था। 1956 से लेकर 2003 तक 6-7 साल छोड़कर पूरा समय कांग्रेस का शासन रहा। कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि इस दौरान मध्य प्रदेश क्यों बीमारू राज्य बना रहा। कांग्रेस को 53 साल का हिसाब देश और मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री और मध्य प्रदेश के चुनावी रण के चाणक्य अमित शाह सियासत में एक नई बहस छेड़ गए। बीजेपी सरकार के 18 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करने के साथ शाह कांग्रेस को बीजेपी सरकार के इन 18 सालों की तुलना कांग्रेस के 53 साल की सरकारों से करने का चैलेंज भी दे गए। शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1956 में हुआ। 1956 से 2003 तक 6-7 साल छोड़कर पूरा समय कांग्रेस का शासन रहा। कांग्रेस को बताना चाहिए कि इस दौरान मध्य प्रदेश क्यों बीमारू राज्य बन रहा। कांग्रेस का 53 साल का हिसाब देश और मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। 53 वर्ष में 6-7 साल छोड़कर पूरा समय कांग्रेस का शासन रहा। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आज जो लोग दावे कर रहे हैं उनको सबसे पहले ये 53 साल का विकास का हिसाब देश की जनता के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस के शासन में 53 साल में मध्य प्रदेश को क्या विरोध मिला? तो एक बीमारू राज्य का विरोध मिला। अमित शाह के विकास के दावों और चैलेंज के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस शिवराज सरकार की उपलब्धियों को कागजी बता रही है। कांग्रेस इसे एक फेल स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड बता रही है। कांग्रेस राज्य सरकार का रिपोर्ट कार्ड केंद्रीय मंत्री से जारी करवाने पर भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस कह रही है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व को शिवराज पर भरोसा नहीं है या फिर सीएम का खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो गया है। मध्य प्रदेश की रिपोर्ट कार्ड मध्य प्रदेश के 15 साल के मुख्यमंत्री नहीं, गृह मंत्री पेश कर रहे हैं। अगर मैं 15 साल का मुख्यमंत्री होता, मैं कभी किसी गृह मंत्री को अपनी रिपोर्ट कार्ड में हस्तक्षेप नहीं करने देता, क्योंकि ये 15 साल शिवराज जी के थे। वो आप पे विश्वास नहीं करते, आपको साइडलाइन कर दिया गया है, इसलिए उन्होंने पूरी कैंपेन अपने हाथ में ले ली। होम मिनिस्टर साहब ने, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो खत्म होते जा रहा है, उसको समझते हुए ये रिपोर्ट कार्ड खुद पेश किया। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पूरे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड और बना चुकी है, झूठ बोलने में नंबर 1, झूठी घोषणाएं करने में नंबर 1। उसने एक आज नया रिकॉर्ड और बनाया कि देश के गृह मंत्री से भी झूठ बोलवा दिया। ये मध्य प्रदेश शासन का वित्त विभाग का पत्र जारी किया गया 30 जून को एक एडवाइजरी के साथ कि निम्नलिखित विभागों में और उसके अंतर्गत आने वाली निम्नलिखित योजनाओं में आप वित्तीय खर्चे अपने बजट के विभाग का नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में विकास और सुशासन पहले भी चुनावी मुद्दा रहा है। 2003 में बीजेपी ने तत्कालीन दिग्विजय सरकार की घेराबंदी की तो एक शब्द सृजित किया, मिस्टर बंटा ढार। तब सड़क, बिजली, पानी की कमी को जनता के बीच ले जाकर चुनाव लड़ा गया। अब 2 दशक बाद बीजेपी अपनी उपलब्धियां बता रही है तो दिग्विजय सरकार के साथ कांग्रेस की 53 साल की सरकारों का भी रिपोर्ट कार्ड मांग रही है। देखना ये है कि जनता किसके रिपोर्ट कार्ड पर अपनी मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। पीएम मोदी के चुनावी शंखनाद के बाद अब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपने महारथी को मैदान में उतार करके चुनावी हुंकार भरी है। 12 अगस्त को पीएम मोदी ने सागर में जहां से संत रविदास के नाम पर दलितों को साधने की कोशिश की तो खड़गे ने वहीं से उसी अंदाज में पलटवार किया। पहले पीएम मोदी की चुनावी शंखनाद के बाद अब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपने महारथी को मैदान में उतारकर चुनावी हुंकार भरी है। 12 अगस्त को पीएम मोदी ने सागर में जहां से संत रविदास के नाम पर दलितों का साधने की कोशिश की, खड़गे ने वहीं से उसी अंदाज में पलटवार किया।
ऐसा चाहू राज में जहां मिलई सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी भूखा न रहे। आज आजादी के अमृत काल में हम देश को गरीबी और भूख से मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी, संत रविदास जी सिर्फ चुनाव में याद आए। मोदी जी, भाई आप 9 साल प्राइम मिनिस्टर है और चौहान भी अब 18 साल से यहां पर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन रविदास के मंदिर बनाने का याद अब आपको आया। क्यों आया? कि चुनाव आ रहे हैं। खड़गे ने इसके साथ ही 2 दिन पहले शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करने आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों का भी सिलसिलेवार जवाब दिया है। 53 वर्ष में 6-7 साल छोड़कर पूरा समय कांग्रेस का शासन रहा। कि आज जो लोग दावे कर रहे हैं उनको सबसे पहले ये 53 साल का विकास का हिसाब देश की जनता के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस के शासन में 53 साल में मध्य प्रदेश को क्या विरोध मिला? तो एक बीमार राज्य का विरोध मिला। होम मिनिस्टर अमित शाह ने मध्य प्रदेश का 20 सालों का रिपोर्ट कार्ड जारी करके बहुत कुछ कहा और आप 53 साल का कार्ड दो, उन्होंने कहा। मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर डैम किसने बनाया? फिर ये भी रिपोर्ट उसको करो। IIT इंदौर, IIM इंदौर किसने बनाया? एम्स भोपाल किसने बनाया? मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किसने बनाया? रानी लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ग्वालियर किसने बनाया? चंबल घाटी प्रोजेक्ट किसने बनाया? ये सब रिपोर्ट उसको दे दो। हम सिर्फ आकर तकरीर करके जाने वाले नहीं हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक हमने क्या किया, ये सब दुनिया को मालूम है। इसके साथ ही खड़गे ने कांग्रेस की ओर से 6 गारंटी भी दी जो सरकार बनने पर पूरी की जाएंगी। इसमें किसान कर्ज माफी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने, 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ, ओल्ड पेंशन स्कीम, जातीय जनगणना शामिल है। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने 18 महीने की कमलनाथ सरकार के काम गिनाए तो आदिवासियों पर अत्याचार जैसे कई आरोप लगाकर शिवराज सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। जो लोग झूठ बोलते हैं उनके साथ मत जाइए, उनके झांसे में मत आइए। मध्य प्रदेश में 18 साल के बीजेपी के मिसरूल के बाद कांग्रेस सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनी। उसने गरीब और कमजोर तबकों को, किसानों को और हर क्षेत्र के लिए काम किया। और अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, आदिवासी युवक के मुंह पर पेशाब करने वाला किस पार्टी का आदमी है? मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे के बाद बीजेपी ने खड़गे और कांग्रेस से कई सवाल किए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि खड़गे वहां आए जहां शिवराज और मोदी ने 100 करोड़ की रविदास मंदिर की सौगात दी। मल्लिकार्जुन खड़गे को मोदी और शिवराज का आभार जताना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये वही बुंदेलखंड है जहां कमलनाथ सरकार में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया था। खड़गे कमलनाथ से पूछे उन्होंने दलित को जिंदा जलाने की घटना में क्या किया था। जब एक दलित को मुस्लिम वर्ग के लोग विस्टा खिलाते हैं तब खड़गे क्यों ट्वीट नहीं करते? आज आप जिस सागर के अंदर गए उस समय उनके मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल में अनुसूचित जाति के हमारे भाई जिंदा जला करके हत्या कर दी गई थी, लेकिन आपके बगल में बैठे श्रीमान करप्शन नाथ कमलनाथ जी ने उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसी मध्य प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक अपराधियों ने एक दलित समाज के भाई को विस्टा खिलाई, तब न कमलनाथ बोले, न दिग्विजय सिंह बोले, न आपकी पार्टी की कोई आवाज निकली। तो दोहरा चरित्र मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार का है।
बीजेपी मध्य प्रदेश में डबल इंजन के फॉर्मूला सामने रखकर चुनाव मैदान में है। वो मोदी और शिवराज सरकार के काम गिनाने के साथ केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार के फायदे बताकर जनता के बीच जा रही है। मोदी और शाह जैसे दिग्गजों का सहारा लिया जा रहा तो कांग्रेस ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा और उससे केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर निशाना साधकर ये बता दिया कि वो आर पार को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एक बड़ी सौगात दी और इसके साथ ही एक बड़ा ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री ने सौंसर में प्रसिद्ध जाम सावली मंदिर को उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित करने के लिए 314 करोड़ की लागत वाले हनुमान लोक की आधारशिला रखी तो पांढुर्णा को जिला बनाने का भी ऐलान कर दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एक बड़ी सौगात दी और इसके साथ ही एक बड़ा ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री ने सौंसर से प्रसिद्ध जाम सावली मंदिर को उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित करने 314 करोड़ की लागत वाले हनुमान लोक की आधारशिला रखी तो पांढुर्णा को जिला बनाने का भी ऐलान कर दिया। इस अवसर पर एक और विचार मन में आया है कि पांढुर्णा, सौंसर और नादनवाड़ी इन तीनों तहसीलों को मिला के एक नया जिला बना दिया जाए और तो आज उसका प्रकटीकरण भी मैं आपके सामने कर रहा हूँ। नांदनवाड़ी, सौंसर और पांढुर्णा को मिलाकर पांढुर्णा जिला बनेगा। लंबे समय से पांढुर्णा जिला बनाने की मांग उठ रही थी। पांढुर्णा कमलनाथ का गृह नगर भी है। उनका घर इस इलाके के शिकारपुर में है। तय है भाजपा चुनाव में इसे जमकर भुनाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नए जिले का ऐलान करने के साथ ही छिंदवाड़ा को कई और सौगातें दी। साथ ही सवाल किया कि आखिर कांग्रेस ने ये काम नहीं किए। भारिया और शहरिया बहनों के लिए 1000 रुपया खाते में डालना शुरू किया था, जो कमलनाथ जी ने बंद कर दिया। वो मुख्यमंत्री बने और बहनों का पैसा बंद कर दिया। वो मुख्यमंत्री बने और उनने कन्यादान में बेटियों की शादी तो कराई, लेकिन कन्याओं के खाते में पैसा नहीं भेजा। छिंदवाड़ा की पवित्र धरा पर विकास के कई काम हुए हैं, लेकिन छिंदवाड़ा के बेटा बेटियों ने मुझे बताया कि विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है और पढ़ाई के लिए जगह नहीं बचती। इसलिए छिंदवाड़ा वासियों, हम छिंदवाड़ा में एक नया महाविद्यालय तत्काल प्रारंभ करेंगे। इस पर कमलनाथ ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि शिवराज वो घोषणाएं कर रहे हैं जो पहले मैं कर चुका हूं। ये घोषणाओं की राजनीति, ये झूठ की राजनीति, आजकल तो शिवराज सिंह जी की घोषणा की मशीन और झूठ की मशीन तो डबल स्पीड पर चल रही है। ये जहाँ जाते हैं, आज तो छिंदवाड़ा भी गए हैं, मेरे जिले में गए हैं, झूठी घोषणाएं पहले कर दी, 3 साल पहले, 4 साल पहले। शिवराज सिंह जी, आपको मध्य प्रदेश की जनता ने पहचान लिया है। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों को उनके गढ़ में ही घेरने की तैयारी में है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तो उनके निशाने पर है। इसके साथ ही दूसरे दिग्गजों की घेराबंदी भी की जा रही है। इसी महीने 12 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के गढ़ लाहार तो 21 अगस्त को कांग्रेस के दिग्गज KP सिंह के किले पिछौर में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे ही ऐलान किए थे। आज जब शिवराज सिंह जी और सिंधिया परिवार का मुखिया आपके पास आया है तो लाहौर में खाली हाथ नहीं, लेकिन 700 करोड़ रुपए की विकास की योजना साथ में लेके आया है। आपने एक आवाज उठाई पिछौर को जिला बनाने की। एक वादा तुम करो और एक वादा मैं करता हूं, बोलो तैयार हो? तो सुनो, प्रीतम लोधी को विधायक तुम बनाओ, जिला बना के पिछौर को मैं दूंगा, तो पिछौर जिला बनेगा। आप चिंता मत करो बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस इसे शिवराज की हार की हताशा के बाद उठाया जा रहा हथकंडा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को एहसास हो गया है कि किसी भी हाल में सत्ता में वापस नहीं लौटने वाली, इसलिए वोटरों को लुभाने घोषणाओं का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो घोषणावीर मुख्यमंत्री है, जब चुनाव आता है तब उनको सबकी याद आती है। छिंदवाड़ा जिले में मुख्यमंत्री जी चले जाएं, प्रधानमंत्री जी चले जाएं, गृह मंत्री जी चले जाएं, जिसकी मर्जी, और अमेरिका से किसी को बुलाना चाहे तो बुला सकते हो, हमें आपत्ति नहीं है। प्रचार करने के लिए छिंदवाड़ा में
अमेरिका से भी अगर नरेंद्र मोदी जी को मिले तो जरूर लेकर आए। छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार हम बनाएंगे। विरोधी को उसके किले में कैद करना पुरानी युद्ध कला है। बीजेपी मध्य प्रदेश में इसका प्रयोग कर रही है। देखने लायक ये होगा कि उसकी ये रणनीति कितनी कामयाब होती है और कांग्रेस इस पर क्या जवाबी रणनीति तय करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। विधानसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले शिवराज मंत्रिमंडल ने एक नया आकार ले लिया है। शिवराज कैबिनेट में 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन, विंध्य से राजेंद्र शुक्ला और बुंदेलखंड से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी ने मंत्री पद की शपथ ली है। बिसेन और शुक्ला को कैबिनेट मंत्री जबकि लोधी को राज्य मंत्री बनाया गया है। विधानसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले शिवराज मंत्रिमंडल ने नया आकार लिया है। शिवराज कैबिनेट में 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन, विंध्य से राजेंद्र शुक्ला और बुंदेलखंड से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी ने मंत्री पद की शपथ ली। बिसेन और शुक्ला को कैबिनेट मंत्री जबकि लोधी को राज्य मंत्री बनाया गया है। मैं गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं राहुल सिंह लोधी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मंत्रिमंडल विस्तार के मायने भी हैं। राजेंद्र शुक्ला विंध्य के कद्दावर नेता है। शुक्ला 2003 से 2018 तक मंत्री रहे। 2020 में मंत्री न बनाए जाने से शुक्ला के समर्थक नाराज थे। शुक्ला को मंत्री बनाकर विंध्य क्षेत्र और ब्राह्मणों को साधा गया है। गौरीशंकर बिसेन भी 2003 से 2018 तक मंत्री रहे। 2020 में बिसेन को भी मंत्री नहीं बनाया गया था। अब बिसेन को मंत्री बनाकर महाकौशल और ओबीसी को साधने की कोशिश की गई। राहुल लोधी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे हैं। राहुल को मंत्री बनाकर बुंदेलखंड, लोधी वोट और उमा भारती को साधा गया है। हालांकि कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर इसे ये मंत्रिमंडल नहीं भ्रष्टाचार की मित्रमंडली का विस्तार बताया है, तो कांग्रेस के दूसरे नेता भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। हताशा में यही कहा जाता है। और मंत्रिमंडल का विस्तार, इन्होंने जहां इनकी स्थितियां कमजोर है, जमीन धंस गई है। विंध्य, शुक्ला जी को विंध्य से ले लिया। महाकौशल जहाँ से कमलनाथ जी आते हैं वहाँ इनकी स्थिति 0 है, तो बिसेन जी को ले लिया। एक राहुल लोधी जी को लिया है, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। इवेंट मैनेजमेंट है। वहाँ की जनता का भी अपमान है कि आपको रिप्रेजेंटेशन एंड जब ये जा रहे हैं तब दे रहे हैं। अब तो इन्होंने ये भी कहा कि अगला मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, तो ये विस्तार अब मंत्रिमंडल का मध्य प्रदेश में गठन कमलनाथ जी करेंगे। शिवराज कैबिनेट में अब 33 मंत्री हो गए हैं। एक पद अब भी खाली है। मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस नेताओं के सवालों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए एक और विस्तार के संकेत दिए हैं। ये कहा कि 75 दिन बाद भी हमारी सरकार आने वाली है, तो हम अभी विस्तार कर रहे हैं, बाद में फिर देखेंगे क्या करना है। उसके बाद भी हम ही आने वाले और जरूरत पड़ेगी तो एक विस्तार और करूंगा। अभी तो शिवराज मंत्रिमंडल में 4 मंत्रियों की जगह खाली थी। कई बार इन खाली जगहों को भरने की बात सामने आई, लेकिन समन्वय न बन पाने की वजह से कैबिनेट विस्तार नहीं हो सका। अब चुनाव के पहले 3 नए मंत्री बनाकर क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है। ये कवायद कितनी कामयाब होती है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने के बाद बीजेपी जीत की रणनीति बनाने में जुट गई है। बीजेपी ने सभी प्रत्याशियों की पाठशाला लगा करके उन्हें चुनावी जीत के टिप्स दिए, तो वहीं कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी मिशन 23 फतह करने की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी ने अपनी पहली सूची के सभी 21 प्रत्याशियों की पाठशाला लगाई। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में हुई इस पाठशाला में बीजेपी के दिग्गजों ने उन्हें जीत की ग्राउंड स्ट्रैटेजी के बारे में बताया। इस बैठक में हर बूथ पर दिए जाने वाले समय, नेताओं के दौरे, चुनावी मुद्दे, जनसंपर्क की रणनीति, मौजूदा विधायकों की ताकत और उनकी कमियां, स्टार प्रचारकों का उपयोग और केंद्र योजनाओं और स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने के गुर सिखाए गए। बैठक के बाद दिग्गजों के ज्ञान से लबरेज बीजेपी प्रत्याशी आत्मविश्वास से ओतप्रोत दिखाई दिए।
भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा है उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अच्छा काम करना है। केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने जो और जिले के नेतृत्व ने जो भरोसा हम सब 21 प्रत्याशियों पर व्यक्त किया है, उसके लिए तो हम लोगों ने सबसे पहले धन्यवाद दिया। और आगामी जो हमारे 100 दिन की योजनाएं रहेंगी, कार्य योजना जो हमारी रहेगी, वो नरेंद्र मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व काल में जो लगातार ऐसे योजनाबद्ध ढंग से जो क्षेत्र का विकास हुआ है, ऐसा कोई परिवार, वनांचल क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, मैदानी क्षेत्र हो, नहीं बचा है जिसे सीधा लाभ केंद्र सरकार की योजनाओं का नहीं मिला है। बैठक हुआ पहले, जिसमें हमारे 21 भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी घोषित हैं उनके साथ उनके लिए कार्य योजना पे चर्चा हुआ। बताया गया अपना काम तुरंत प्रारंभ करें, 1 तारीख से कार्यालय खोलें, जनता के बीच जाएं और सभी बूथों पर उनकी उपस्थिति हो, और बहुत सारे टिप्स अलग अलग नेताओं ने दिए। जाहिर है कि सूबे में मिशन 23 के प्रत्याशियों की घोषणा करके बीजेपी ने बाजी मार ली है। इतना ही नहीं, अब जीत के गुर भी प्रत्याशियों को सिखाए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में अभी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चल रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस 6 सितंबर के बाद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी, तो वहीं बीजेपी की तैयारियों पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशियों को बलि का बकरा करार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी घोषित करने के बाद बुरी तरह से फंस गई है। आप 21 प्रत्याशियों की अगर देखेंगे तो हर विधानसभाओं में प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। उनके पार्टी कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, इस्तीफा देने का धमकी दे रहे हैं, तो पूरे विधानसभाओं में विरोध हो रहा है। 21 प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने बलि का बकरा बना दिया है। मुझे लगता है कि इस तरह से अगर चलता रहा तो आने वाले महीने दिन के अंदर पूरे 21 के 21 प्रत्याशी फिर से बदलना पड़ सकता है। पिछले चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में भाजपा, कांग्रेस और बसपा के साथ साथ जोगी कांग्रेस भी मैदान में थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी सक्रिय है। बीजेपी इन सभी समीकरणों के आधार पर अपनी तैयारी कर रही है और यही वजह है कि भाजपा ने अभी से अपने कैंडिडेट भी मैदान में उतार दिए हैं और उन्हें जीत के लिए टिप्स देकर के तैयार कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में जनता किसकी तैयारियों को अंजाम तक पहुंचाती है। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर सियासत गर्मा गई है। सीएम के OSD पर ईडी का शिकंजा कसते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। OSD विनोद वर्मा इस कार्रवाई को डकैती करार दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस सियासी लाभ के लिए केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसी ईडी की कार्रवाई पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी कांग्रेसी नेता और कारोबारियों पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन इस बार ईडी ने सीएम भूपेश बघेल के OSD विनोद वर्मा पर शिकंजा कसा है। ऐसे में सियासत ना हो, ये हो कैसे सकता है। ईडी का छापा पड़ते ही इसकी गूंज सियासी गलियारों में सुनाई देने लगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे को घेरने में जुट गए। सियासत यहीं तक नहीं रुकी। ईडी के शिकंजे में फंसे सीएम भूपेश के OSD और राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा भी जुबानी जंग में उतर गए। विनोद वर्मा ने खुद को पाक साफ बताते हुए इस कार्रवाई को डकैती करार दिया। विनोद वर्मा ने कहा कि ईडी की कार्रवाई में जितना सोना मेरे घर पर मिला वो 2005 से मैंने खरीदा था, जिसके बिल मेरे पास थे। बावजूद इसके ईडी ने पूरा सोना जब्त कर लिया। सवाल पिछले 3 साल 4 साल से खड़े हुए हैं। ये ईडी पर सवाल 2014 के बाद से खड़े हुए हैं। तो सवाल शाश्वत रूप से खड़ा हुआ है कि ईडी जांच एजेंसी है या भारतीय जनता पार्टी का कोई विंग की तरह काम कर रही है, उनकी कोई शाखा की तरह काम कर रही है। क्यों मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के लोगों को कर रहे हैं और किनके खिलाफ क्या सबूत मिल गया उनको। चुनावी साल हो और जीत की जद्दोजहद हो, तो ऐसे में बीजेपी कैसे पीछे रह सकती है। बीजेपी ने भी वार करने में देरी नहीं की। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अभी तक सरकार को हम शराब घोटाला, कोयला घोटाला, चावल घोटाला में गिनते थे। अब ये मालूम चला सरकार के तार तो सट्टे से भी जुड़ गए हैं। ईडी ने इस बात को साबित कर दिया कि मोटी रकम मंथली सरकार को दी जाती थी। मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी तक भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार को हम शराब घोटाला में गिनते थे, कोयले घोटाले में गिनते थे, चावल घोटाला में गिनते थे। आज ये मालूम हुआ कि सट्टे में भी मुख्यमंत्री निवास का, मुख्यमंत्री ऑफिस जुट के तार जुड़े हुए हैं और ये तार जुड़े हैं। ईडी ने इस बात को साबित भी कर दिया है कि उनके तार कहां से कहां तक जुड़े हैं। मोटी रकम मंथली इनको दिया जाता था और ये पूरे प्रमाण और साक्ष्य के साथ ईडी
इनके घरों पे गए हैं और प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। बयान जो दर्ज किए जा रहा है उस बयान में भी सारी बातें आ रही है। बीजेपी का बयान आते ही कांग्रेस ने भी पलटवार किया। सीएम भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधते हुए पूछा कि रमन सिंह पहले ये बताए कि इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक में किसकी रिकवरी हुई, चिट फंड कंपनी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, चिरंजीवी कौन सा धंधा करते थे कि संपत्ति बढ़ गई। भूपेश ने कहा कि टारगेट कर हमला हो रहा है, ऐसे में केवल अब कोर्ट का रास्ता ही बचा है। सत्ताधारी दल के लोग राजनीतिक लाभ लेने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। राज्य सरकार इसके पहले भी महादेव में बहुत सारी कार्रवाई की और बहुत सारे लोग जेल में हैं। और रमन सिंह जी पहले ये बताया कि इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक में जो उसी शासन काल में हुआ 2007 में, उसमें किसी की रिकवरी नहीं हुई। हमारी सरकार में भी 1 करोड़ से ऊपर की राशि रिकवरी हो गई, हम लोग बांटेंगे भी। रमन सिंह जी क्यों नहीं किया? चिट फंड कंपनी में अब हम लोग वापस कर रहे हैं राशि। रमन सिंह क्यों बंटवा रहे थे और भागने क्यों दिया? उसके चिरंजीव कौन सा ऐसा धंधा करते थे उसकी संपत्ति इतनी बढ़ गई। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस केंद्र पर दोष मढ़ रही है तो बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक संवैधानिक एजेंसी की कार्रवाई को लेकर शुरू हुई सियासत मिशन 23 में किसके लिए फायदेमंद साबित होती है। रायपुर से IND24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। तो ये थी इस हफ्ते की प्रमुख चुनावी झलकियां। द वीक ऑफ शो में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।